हेलो माय सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में जहां हम लाइट चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सारे डाउट सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अड्डा 24/7 फाउंडेशन पर ऐसे सभी चैप्टर का सीक्वेंस वाइज टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है। तो कोई चीज रिफ्लेक्ट होती है मतलब टकरा कर वापस आ जाती है। जैसे अगर आपके सामने दीवार है और आपने दीवार पर एक बॉल को थ्रो किया तो दीवार पर बॉल जाएगी, टकराएगी और वापस आ जाएगी। तो बॉल को रिप्लेस कर दीजिए लाइट से। लाइट भी किसी अगर स्मूथ सरफेस पे जाती है और टकराती है तो वो टकराकर वापस आ जाती है, यानी बाउंस बैक कर जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस का मतलब क्या है? अब हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस का मतलब जरूरी नहीं कि मिरर ही हो सकता है कि जो आइस ग्लेशियर्स हैं, बर्फ हैं, जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल पे हैं, जो हमारे पहाड़ों पे जो बर्फ है, लाइट उनसे भी टकराती है तो रिफ्लेक्ट होती है। तो बर्फ भी एक तरीके का स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है। उसी तरह मिरर स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, ठीक है। तो हमको ये नहीं सोचना है कि केवल मिरर से ही लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। लाइट का रिफ्लेक्शन किसी भी स्मूथ सरफेस से हो सकता है, चाहे वो मिरर हो या कोई ग्लेशियर्स हो या बर्फ हो या स्नो हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन समझ में आ गया। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक या रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट when it falls on any smooth polished surface is known as reflection of light। जैसे यहां देख रहे हो सन है, सन किसका सोर्स है? लाइट का। तो यहां से लाइट आई, यहां टच हुई, टकराई मिरर पे और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। तो ये फिनोमिना क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हुआ, ठीक है। चलिए, अब जब भी लॉ रिफ्लेक्शन होता है किसी स्मूथ सरफेस पे तो कुछ लॉज है जो वहां अप्लाई होते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी अगर किसी भी लाइट रे का किसी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो वहां कुछ लॉज अप्लाई होंगे और उन्हीं लॉज को हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए जरूरी है कि पहले आप इस टाइप का कुछ डायग्राम इमेजिन करो, है ना। इमेजिन करोगे तभी, क्योंकि साइंस है, साइंस इमेजिनेशन से समझना बहुत जरूरी है। तो यहां आप देख पा रहे हो, अगर मैं पूछूं कि ये क्या है तो आप कहोगे देखो साफ साफ लिखा है सर, ये एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। अब मिरर में लाइट रे किसे कहेंगे? तो लाइट का कोई ना कोई सोर्स होगा। तो जैसे यहां आप सोर्स देख रहे हो, ये जो टॉर्च है ये किसका सोर्स है? लाइट का, ठीक है। अब यहां से ये लाइट रे निकल रही है, यहां क्या हुई? इंसिडेंट हुई, टकराई किस पे? मिरर पे, और टकरा कर क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, बाउंस बैक करेगी। तो ये देखिए बाउंस बैक करके अब ये ऐसे जा रही है। बात समझ में आ गई है ना। तो यहां कौन सा फिनोमिना हो रहा है? आप कहोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जहां भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो यहां कुछ लॉज अप्लाई होंगे। अब उन लॉज को समझने से पहले कुछ टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो आप रे देख रहे हो, लाइट रे देख रहे हो, इससे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जो लाइट रे मिरर पे या स्मूथ सरफेस पे फॉल होती है, गिरती है, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है, क्लियर। और टकराने के बाद जो लाइट रे वापस बाउंस बैक करती है उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये हो गए इंसिडेंट रे, ये हो गए रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दोनों रे मिरर पर एक पॉइंट पर मिल रही हैं। ये पॉइंट कहां है? मिरर पे, और इस पॉइंट पर ये दोनों रे क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। अब इस पॉइंट से हम एक इमेजिनरी लाइन बनाएं, ड्रॉ करें, जो कि इस मिरर के परपेंडिकुलर हो, तो वो इमेजिनरी लाइन कुछ ऐसी होगी। और ये इमेजिनरी लाइन कहां बनानी है? उसी पॉइंट से बनानी है
जहां इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रही है, मिल रही है। और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, ये मिरर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए हमेशा। तो इस पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन समझें, ड्रॉ करें या इमेजिन करें, तो ये लाइन कुछ ऐसी होगी। इसी लाइन को कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो आपको 3 चीजें याद रखना बहुत जरूरी है अगर आपको लॉ समझना है। क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम समझेंगे, आइए जानते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई, उसी को हम यहां डायग्राम से देख रहे हैं। अब यहां आप कुछ एंगल बनता हुआ देख रहे हो, तो एंगल हमेशा कहां से मेजर किया जाता है, नॉर्मल के साथ। आप ये देख रहे हो कि ये मिरर के साथ हमने एंगल मेजर नहीं किया है ना, हमेशा जो एंगल मेजर होगा वो कहां से होगा, नॉर्मल के साथ। तो एंगल टू बी मेजर्ड, यानी एंगल मेजर करने के लिए हम नॉर्मल से एंगल मेजर करेंगे। तो ये हो गया आपका एंगल आई। इसे क्या कहेंगे, एंगल आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो आप कहोगे कि इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जिसे एंगल आई कहते हैं। अब नॉर्मल ने, रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, ये एंगल, दिस एंगल, ये होगा आपका क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एंगल आर से। तो एंगल आई और एंगल आर क्लियर हो गया। तो जब तक आप इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल को नहीं इमेजिन करोगे, तो फिर ये एंगल आई और एंगल आर कैसे इमेजिन होगा। अब बच्चे अक्सर जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि एंगल को हमेशा जो मिरर है या स्मूथ सरफेस है वहां से मेजर करते हैं। नहीं, ये गलत है। और अगर आप एंगल आर ऐसे मेजर कर रहे हो तो ये भी गलत है। ये आपका सही है, हमेशा एंगल कहां से मेजर करना है, नॉर्मल से मेजर करना है। ठीक है, अब आप इतने टर्म्स क्लियर हो गए आपको, तो अब हम लॉ पढ़ सकते हैं जो यहां अप्लाई होगा। क्योंकि यहां लॉ यहां अप्लाई क्यों होगा, क्योंकि यहां लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें 2 लॉ हैं। कितने लॉ हैं, 2। आप ये देख पा रहे हो, ये पहला लॉ, ये दूसरा लॉ। तो पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर। यानी कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं जब किसी स्मूथ सरफेस से लाइट का क्या हो, रिफ्लेक्शन हो। यानी कि अगर प्रीवियस वाले डायग्राम में हम देखें तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एंगल आई 60 डिग्री है तो एंगल आर भी क्या होगा, 60 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर ये 30 डिग्री है एंगल आई, तो एंगल आर भी 30 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। अब बात समझ में आया? जी हाँ सर, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। ठीक है, तो ये एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं। और देखो कहां से मेजर हो रहा है, नॉर्मल से मेजर हो रहा है। अच्छा, नॉर्मल इमेजिनरी लाइन होती है, सच में लाइन नहीं होती है। ठीक है, और ये लाइन हमेशा कहां से निकलती है, जहां ये दोनों रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहां मिल रहे हैं, उसी पॉइंट से ये नॉर्मल निकल रही होती है। तो अब लॉ का पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा पॉइंट क्या है, द इंसिडेंट रे यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, कोई बताएगा? ये पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि जहां इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर मिरर से टकराई वो पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये लाइन बहुत जरूरी है। किस प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम प्लेन का मतलब जैसे यहां देखो, इमेजिन करो, तो ये आपकी इंसिडेंट रे, ये ऐसा, ये इमेज को ऐसे इमेजिन करो, ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये रहा नॉर्मल, और ऐसे इंसिडेंट रे आकर टकराकर ये ऐसे वापस चली गई। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे
तीनों तो वर्टिकल प्लेन में है ना, ऐसा तो है नहीं कि इंसिडेंट रे ऐसे है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है, तब तो प्लेन बदल जाता, क्योंकि या तो प्लेन वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। तो यहां देखने पे क्या लग रहा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या है, वर्टिकल प्लेन में ही तो है। तो यानी कि तीनों का प्लेन क्या है, तीनों का प्लेन सेम है। बात समझ में आई? तो इसीलिए कहा गया है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, अब चाहे वो प्लेन वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या कैसा भी हो, हमेशा एक प्लेन में होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये दो लॉ आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा, और इस लॉ पे क्वेश्चन भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको क्या बोला है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द डायग्राम गिवन बिलो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है एंगल आर। तो एंगल आर किसे कहते हैं? तो एंगल आर कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। अब इसमें रिफ्लेक्टेड रे कैसे पहचानेंगे? तो एरो देखो, तो एरो ये आ रहा है और ये जा रहा है, तो आने वाली रे तो इंसिडेंट रे होती है, जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और रिफ्लेक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, ये एंगल आपका आर होता है, और यही हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं। तो अगर हम एंगल आई निकाल ले, एंगल आई का मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो अगर हम ये एंगल निकाल ले तो जितनी इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। अब एंगल आई निकाले कैसे? तो हमको ये पता है ना कि जो नॉर्मल है वो हमेशा मिरर या सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो यानी कि अगर ये पूरा एंगल हम देखें, इस पूरे एंगल को देखें, तो ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं? हाँ सर, क्यों 90 डिग्री? क्योंकि नॉर्मल हमेशा सरफेस से, कौन सी सरफेस, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो अगर हम देखें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लाइट आई यहां टकराई इस पॉइंट पर और रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस पॉइंट से अगर हम इस सरफेस के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, उसी को तो नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो अगर इतना एंगल 35 है, तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस 35, 90 माइनस 35, तो 90 माइनस 35 करोगे तो कितना आएगा बताओ? तो ये 55 डिग्री आएगा कि नहीं बताओ? 50 और 30 80 और 5 5 90। तो एंगल आई की वैल्यू आ गई कितनी, 55 डिग्री। अब लॉ क्या कहता है कि जो एंगल आई होगा वही एंगल आर होगा, तो एंगल आर की भी वैल्यू कितनी होगी, 55 डिग्री। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि वो फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, इसका आंसर है 55 डिग्री। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जल्दीबाजी में, अरे 35 डिग्री तो एंगल आई की 35 डिग्री, तो एंगल आर भी 35 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। अरे बेटा, लॉ ये कहता है कि एंगल आई और आर बराबर होते हैं, लेकिन ये भी तो समझना है कि एंगल हम मेजर कहाँ से करते हैं, नॉर्मल के साथ, हम सरफेस से मेजर नहीं करते। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, जिसमें 2 पॉइंट थे, पहला कि एंगल आई और आर बराबर होता है, दूसरा कि नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जो पॉइंट हैं वो वैलिड हैं प्लेन सरफेस के लिए भी और स्फेरिकल सरफेस के लिए भी। यानी कि मिरर प्लेन हो, मिरर स्फेरिकल हो, है ना, सबके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है। तो दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहां मैं ए एंड आर लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है असर्शन रीजन में, और ऐसे ही एनसीईआरटी का लाइन उठाकर असर्शन रीजन क्वेश्चन बना देता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑल टाइप्स का मतलब ये है कि चाहे रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, चाहे स्फेरिकल है ना, सभी के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। ठीक है, जैसे ये प्लेन मिरर, यहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा।
कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों स्फेरिकल मिरर हैं, स्फेरिकल सर्फेसेस हैं, यहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। ठीक है, बच्चों को क्या लगता है कि हमेशा प्लेन सरफेस हो तभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है, क्योंकि बार बार हम हमेशा डायग्राम में भी क्या देखते हैं, प्लेन मिरर है, तो यही तो पढ़ रहे हैं, तो दिमाग में वो छप जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। प्लेन मिरर के साथ साथ अगर मिरर या सरफेस कर्व्ड है, स्फेरिकल है, तो भी एंगल आई और आर बराबर होंगे, और एंगल आई आर मतलब नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो केवल प्लेन सरफेस के लिए नहीं, स्फेरिकल सरफेस के लिए भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है, ये ध्यान रखना, एआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, ठीक है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। पहली बात, इमेज का अपना एक जो इमेज को हम दो टाइप की इमेज पढ़ते हैं, रियल और वर्चुअल, इस कंसेप्ट को थोड़ा इंप्रूव कर लो। रियल इमेज का मतलब ये है कि अगर सचमुच में लाइट रे मिल रही हैं, जैसे यहां ये दोनों लाइट रे सचमुच पे एक पॉइंट पर जाकर क्या करेंगे, मिलेंगी, तो यहां जो इमेज बनेगा वो लाइट रे के सचमुच में मिलने के कारण इमेज बन रहा है, तो ऐसी इमेज क्या होगी, रियल। लेकिन मान लो कि ऐसा लग रहा है कि लाइट रे निकल रही हैं, अब अगर मैं इसको लाइट रे निकल रही है, लेकिन ये लाइट रे क्या हो रही है, मान लो ऐसे आई थी, ऐसे मान लो ये लाइट रे ऐसे आई, टकराकर ऐसे चली गई, ये लाइट रे ऐसे आई, टकराकर ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये पीछे तो कहीं नहीं मिलेगी, यहां तो मिरर है, तो ये पीछे तो जा नहीं रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है अगर इधर से देखें तो ये दोनों लाइट रे निकल रही हैं, यानी कहीं ना कहीं पीछे एक सिंगल सोर्स होगा, वहां से लाइट रे आ रही हैं। तो अगर इनको पीछे बढ़ाया जाए, इमेजिन किया जाए कि ये पीछे हैं, तो यहां से ऐसा लग रहा है कि एक लाइट निकल रही है और वहां से लाइट सोर्स ऐसे निकल रही है, रे ऑफ लाइट। तो इधर से देखने पर ऐसा लगेगा कि ये दोनों लाइट रे एक कॉमन पॉइंट से निकल रही हैं, तो यहां जो इमेज बनेगा, क्या यहां सचमुच में लाइट रे मिल रही है, नहीं, ठीक है, इमेजिन हो रहा है कि यहां से निकल रही है, इमेजिन हो रहा है, सचमुच में नहीं है, तो ऐसी इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। बात समझ में आ गई। तो रियल और वर्चुअल दो टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है, और यही आप चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, अब जो प्लेन मिरर है वो जो इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का, वो इमेज कैसा बनता है, उसकी कुछ खासियत होती है, आइए देख ले वन बाय वन। तो जैसे ये प्लेन मिरर, ये जो पेड़ है ये आपका ऑब्जेक्ट है, और पेड़ की शीशे में, प्लेन मिरर में क्या बना, इमेज बना, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ खासियत होती है जिसको जानना बहुत जरूरी है। आइए वन बाय वन देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ये कहती है कि जो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, जो जरा यहां देखो, यहां पेड़ सीधा था तो उसकी जो इमेज बनी वो भी तो सीधी बनी, तो इसे ही कहेंगे क्या, इरेक्ट इमेज। और वर्चुअल क्यों कहेंगे, क्योंकि क्या लाइट रे यहां मिल रही है, यहां जहां इमेज बन रहा है क्या वहां सचमुच में लाइट रे मिल रही है, नहीं, लाइट रे तो यहां से निकली, टकराकर रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट गई, ये गई लाइट रे ऐसे गई, टकराकर वापस आ गई, तो लाइट रे यहां तो मिल ही नहीं रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहां से लाइट रे आ रही है, एक लाइट रे ऐसे जा रही है और एक लाइट रे ऐसे आ रही है, तो यहां से अपीयर हो रहा है, तो ये कैसी इमेज हुई, वर्चुअल। तो यहां कौन सा मिरर लगा था, प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर कैसी बना रहा है इमेज, वर्चुअल बना रहा है, और सीधी यानी इरेक्ट बना रहा है। तो यही पहली प्रॉपर्टी है कि प्लेन मिरर जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है वो इमेज हमेशा वर्चुअल होती है और सीधी यानी इरेक्ट होती है। बात समझ में आ गई। फिर अगला पॉइंट, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर होता है। अब जरा आप ही देख लो इस डायग्राम में, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, इस पेड़ की हाइट या साइज, हाइट और साइज एक ही चीज है, साइज और हाइट में कंफ्यूज मत होना, साइज और हाइट एक ही चीज है। तो वहां जब साइज लिखा है ना, तो साइज का मतलब एक्चुअली हाइट से है। तो इस पेड़ की हाइट देखो, है ना, और इमेज की हाइट देखो, क्या दोनों हाइट या साइज बराबर नहीं दिख रहा है, बराबर है ना,
तो इसका मतलब जो प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है कि नहीं? ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या कहता है? द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी मिरर से सामने, मिरर के सामने जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा, मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस मिरर से सेम होती है, इक्वल होती है। अब जरा देख लो यहां, ये जो डिस्टेंस है प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मान लेते हैं x, और प्लेन मिरर से इमेज की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं y। तो x और y यानी दोनों डिस्टेंस बराबर है कि नहीं? हाँ, बराबर होती है। तो साइज भी बराबर होती है और प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस भी बराबर होती है। ठीक है, समझ में आया? और ये इमेज जो बन रही है ना, वो मिरर के अंदर यानी पीछे बन रही है। जैसे हम अपने आप को सुबह सुबह मिरर में देखते हैं, तो जो मेरी इमेज, जो हमारी इमेज है वो कहाँ है? मिरर के अंदर है ना। तो वो उतनी दूरी पे होगे जितने दूरी पर आप सामने हो, है ना? समझ में आई बात? चलिए, अब जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इमेज बन रही है, द इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड। जो इमेज बनती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, लेकिन उल्टा ऐसा नहीं कि ऐसा था तो ऐसा हो गया ना, ऐसा था तो ऐसा हो गया, ये लैटरली इन्वर्टेड है। मतलब सर, मतलब अभी समझाता हूं। जैसे कि मान लो ये, इस इमेज से आप क्लियर समझ जाओगे, ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसान जो मिरर के सामने खड़ा था ये ऑब्जेक्ट है। अब ये देखो अपना कौन सा हैंड इसने रेज कर रखा है, तो इसने अपना राइट हैंड रेज कर रखा है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की जो प्लेन मिरर में इमेज बन रही है, उस इमेज ने अपना कौन सा हैंड ऊपर कर रखा है? लेफ्ट हैंड। तो ऑब्जेक्ट का तो राइट हैंड है लेकिन इमेज का लेफ्ट हैंड है, यानी कि रिवर्स हो गया, इन्वर्ट हो गया। लेकिन इन्वर्जन ऐसे नहीं हुआ कि ये पेंसिल सीधी, तो मतलब ये पेन सीधा था तो उल्टा हो गया ना। इन्वर्जन ऐसे हुआ कि ये ऐसे था तो ये ऐसे हो गया, यानी कि साइड पलट गई, लैटरली साइड पलट गई। इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। जैसे कि अगर मैं B, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये है प्लेन मिरर, बात समझ में आई? तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो जो इसकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? तो इमेज ऐसी बनेगी। ठीक है, अगर आप 7 ऐसे लिखते हो तो प्लेन मिरर में 7 कैसा दिखाई देगा? बताओ, ऐसा दिखाई देगा, पलट जाता है, लैटरली पलट जाता है। और यही होता है लैटरल इन्वर्जन। और इसीलिए एम्बुलेंस पर जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है, ताकि जब उस एम्बुलेंस का किसी दूसरे मिरर में, प्लेन मिरर में इमेज बने तो उल्टे का लैटरल इन्वर्जन होगा तो सीधा दिखाई देगा। तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे एम्बुलेंस जा रही है, किनारे हट जाओ। लेकिन अगर हम एम्बुलेंस की गाड़ी पर एम्बुलेंस को सीधा लिख देते तो फिर दिक्कत क्या आती? तो दिक्कत ये आती कि किसी दूसरे गाड़ी के मिरर पर ये उल्टा दिखाई देता। उल्टा कैसा दिखाई देता? ऐसा दिखाई देता, E ऐसा, C ऐसा, N ऐसा, A ऐसा, ठीक है, L ऐसा, U ऐसा, B ऐसा, है ना? तो पढ़ने में दिक्कत होती, क्योंकि आप तो दूसरी गाड़ी में बैठे हो और आपके गाड़ी का ये मिरर, उसमें अगर ऐसा दिखाई देगा तो पढ़ने में दिक्कत होगी। तो सीधा लिखेंगे तो उसका उल्टा दिखेगा, उल्टा लिख देंगे तो उल्टे को उल्टा करेगा मिरर, तो आपको सीधा दिखेगा। तो आप तो यही चाहते हो ना, सीधा दिखे ताकि पढ़ने में आसानी हो। इसीलिए एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि दूसरे गाड़ी का जो मिरर है, प्लेन मिरर, वो इसका लैटरल इन्वर्जन करेगा, और इसका लैटरल इन्वर्जन करने पर आप जिस गाड़ी में बैठे हो उसमें मिरर में ये जो शब्द है ये सीधा दिखाई देगा, तो पढ़ना इजी हो जाएगा। तो यहां कंसेप्ट कौन सा है? लैटरल इन्वर्जन का कंसेप्ट है। बात समझ में आई? तो यहां आपका ये टॉपिक एंड होता है। आई होप कि अब आपको पूरे टॉपिक पे कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं आया होगा। लेकिन यहां मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं, क्योंकि मुझे अभी दिमाग में आया ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी था, है ना? क्योंकि हमने
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यहां एक बात क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से बताना, मान लो ये क्या है, प्लेन मिरर, ये क्या है, प्लेन मिरर। अब लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, टकराई और ऐसे ही वापस चली गई। लाइट रे ऐसे आई, टकराई और ऐसे वापस चली गई, है ना, जैसा यहां हुआ है, जैसा यहां हुआ है। लाइट रे आई, मिरर से टकराई और इसी पर वापस चली गई। तो इसको ऐसे, ये तो मिरर वर्टिकल था, अब मैंने क्या किया, मिरर को हॉरिजॉन्टल कर दिया। लाइट रे आई, टकराई और वापस चली गई। अब आपको बताना है एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू, बताओ कितना होगा, बताओ क्या 90-90 होगा? अगर आपने ये लिखा है तो बिल्कुल गलत लिखा है। गलत लिखा है सर? जी हाँ, गलत लिखा है। आंसर होगा 0 डिग्री। कैसे सर? तो आपने क्या किया, आपने फिर वही गलती की। मैंने लाख बार समझाया है कि एंगल नॉर्मल से मेजर करते हैं, तो नॉर्मल भी तो ऐसे ही है, नॉर्मल भी तो ऐसे ही है, ठीक है, क्लियर। अब मान लो कि नॉर्मल, आप खुद ही समझो, अगर ये नॉर्मल है और मैं कहूं कि लाइट रे ऐसे आ रही है, तो ये हो गया 60 डिग्री, फिर ऐसे आ रही है, ये हो गया 30 डिग्री, फिर ऐसे आ रही है 10 डिग्री। मतलब अगर मैं इसको करीब लेता जाऊं तो एंगल कम हो रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे आएगी तो नॉर्मल के साथ वो कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री। आपने क्या किया था, आपने सरफेस के साथ एंगल ले लिया था, इसीलिए आप 90 कह रहे थे, गलत। नॉर्मल के साथ बोला है मैंने, लाख बार समझाया है, नॉर्मल के साथ एंगल लेंगे। तो अगर कोई लाइट रे मिरर के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है तो उस केस में एंगल आई 0 होगा, और लॉ ये कहता है कि एंगल आई और आर बराबर होते हैं, तो एंगल आर भी 0 डिग्री होगा। और इसका मतलब ये कि अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद अपने उसी रास्ते पर परपेंडिकुलर वापस लौट जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? जी हाँ सर, समझ में आ गया। यानी लाइट रे ऐसे आएगी, टकराएगी और वो बाउंस बैक करके ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ एंगल आई और आर 90 नहीं है, 0 डिग्री है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत स्पेशल केस है। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ठीक है, और इस प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है। लैटरल इन्वर्जन को अच्छे से समझ लिया, तो आई थिंक ये टॉपिक ओवर हो गया है। अब आपको ये टॉपिक कैसा लगा शेयर की जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अड्डा 24/7 फाउंडेशन पे आपको इसी तरह फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री के हर लेक्चर आपको मिलते रहेंगे टॉपिक वाइज। उनको ज़रूर देखिए, पढ़िए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन इन वीडियोस का आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।